सो हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं मतलब सेल चैप्टर मैंने आई थिंक मैंने अपलोड किया था वीडियो, जो मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 वाइज मैंने किया था, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे किया था। तो आज हम वहीं पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 2 में सेल चैप्टर, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ सेल। सेल सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल हमारा स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम बेसिकली ये देखेंगे ये स्ट्रक्चरल कैसे है, फंक्शनल कैसे है। तो हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में जाएंगे। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप नोट्स में देख सकते हो, मैंने नोट्स में लिखा था इंट्रोडक्शन टू सेल में। तो उसको मैं आपको समझाऊंगा क्या लिखा था। मैंने फर्स्ट जो लाइन लिखा था, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो बिकॉज इसको हम क्यों ऐसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंडामेंटल? बिकॉज इन एन ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज़ मल्टी और सिंगल एक्ट्स एज ए होल रिजल्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस सेल। सो एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जो आप ऐसे समझ सकते हो, सेल के छोटे 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 पार्ट्स। जैसे कि बॉडी में क्या होता है? बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। ओके, सो ये सब पार्ट्स हो गया किसके? बॉडी के। सो वैसे ही ऑर्गेनेल्स भी सेल्स के ही एक पार्ट है। तो ऑर्गेनेल, एक इंडिविजुअल सेल खुद का एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकता है, खुद का फंडामेंटल और फंक्शन को भी वो डिसाइड कर सकता है। जैसे कि हम अगर यूनिसेलुलर का बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें, तो उसमें जो सेल होता है उसका मतलब जो सेल शेप होता है वो डिसाइड होता है उसके विस्कोसिटी, उसके सेल एडेप्शन, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब सेल कैसे फंक्शन करता है तो उसके ऊपर बेसिकली वो डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम अगर अभी बात करें यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके भी शेप डिसाइड होता है वहीं फंक्शनल एडेप्शन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके फंक्शन के ऊपर ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो सेल भी फर्दर बहुत प्रकार के डिवीज़न हुए इन द बेसिस ऑफ नंबर के बेस में वो हुए हैं हम बाद में इसको पढ़ेंगे, पहले आप ये समझ लो। आपने समझ लिया जो इसको हम स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं और फंडामेंटल क्यों कहते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। ओके, तो एक सेकेंड इसको डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, तो आपका स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, फंडामेंटल क्यों कहते हैं, ये तो समझ आ गया इंट्रोडक्शन सेल में। फिर हम बाद में फिर देखेंगे इसके ही नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है ओनली वन इंडिविजुअल सेल इज़ कैपेबल ऑफ सिंथेसिंग। एक सेल कैपेबल है सिंथेसाइज करने के लिए, सिंथेसाइजिंग एनर्जी रिच एटीपी। अब ये एटीपी क्या है हम इसको बाद में देखेंगे। एटीपी एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ये हम जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी फर्दर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो उसको हम सब देखेंगे। और इसमें एक पार्ट है ऑक्सीजोम्स एक पार्ट है, इसको भी आप मैं पढ़ाऊँगा। क्राइस्टेरिया लैमिना स्ट्रक्चर होता है अंदर, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, एक सेकेंड। हाँ, तो इधर देखते हैं एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और भी सेल का बहुत सारा काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये मेरे ही नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आप भेजा था, मतलब पोस्ट में आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट में। जो
फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा था, फर्स्ट पार्ट का ये अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट जाके आप देख सकते हो। ओके, तो इधर देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, हार्मोन सिक्रीट कर सकता है, हार्मोन सिक्रीट कर सकता है, और क्या सिक्रीट कर सकता है, और क्या सिक्रीट कर सकता है, एंजाइम सिक्रीट कर सकता है, एंजाइम भी सिक्रीट कर सकता है, हार्मोन भी कर सकता है, लिपिड्स भी कर सकता है, और आयोन्स का भी इधर मूवमेंट होता है। आयोन्स का मूवमेंट फर्दर इधर ग्रेडियंट के हिसाब में काम करता है। वो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे आयोन्स के मूवमेंट में और सल्यूट के मूवमेंट में ही डिपेंडेंट है। फिर इसके बाद उससे पहले हम देखेंगे, मतलब ये कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट के पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हम देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या है, उधर इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस है उनका भी फ्लो देखेंगे, उनका फ्लो कैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, और आयंस का भी कैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। और ये हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है। ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट भी देखेंगे। पहले आप इतना समझ जाओ कि इधर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है, एंजाइम सिक्रीट होता है, क्या इसको सिंथेसिस करता है एनर्जी रिच एटीपी को। ओके, लिपिड्स का भी होता है इधर, और आयंस का भी मूवमेंट होता है, ये आप समझ लिए। फिर देखेंगे ईच ऑर्गेनेल्स ऑल्सो मेक्स ऑफ द अनदर ऑर्गेनेल्स। ओके, तो हम ये भी देखेंगे, एक ऑर्गेनेल, ईच ऑर्गेनेल्स also makes up the another ऑर्गेनेल। तो इसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनेल और एक ऑर्गेनेल को जन्म देता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा ले लो इधर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आई होप आप इस वीडियो में आए हो तो आपको पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इस वीडियो में आए हो अगर, ये नीट इंटीग्रेटेड वीडियो है, मतलब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सब पहले से ही थोड़ा थोड़ा आता होगा, क्या मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। अगर नहीं भी आता है, आप 9th क्लास के एक स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो। इधर मैं पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि ये 11th-12th में कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि सेल चैप्टर 11th-12th में वास्टली दिया है, तो उसको हम और डिटेल उधर पढ़ेंगे। इधर भी मतलब बहुत सारे चीज़ जो कि एनसीईआरटी में नहीं है वो भी डाला हूँ, और लास्ट में कुछ एनसीईआरटी के न्यू टॉपिक्स है, जैसे कि कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूमर भी बहुत प्रकार के होते हैं, बेलिग्निन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारा एक्चुअली कैंसरियस सेल का ग्रोथ है, तो इसको हम सब बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा उसी टाइम में। आपका इस टाइम में पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी होके जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरा 100% होके जाएगा इधर से, अगर आप मेरे वीडियो को फुल्ली देखोगे और माइंडफुली देखोगे। ओके, सो देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। और जैसे कि हम एग्जाम्पल, तो ये इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, ईच ऑर्गेनेल ऑल्सो मेक्स अप द अनदर ऑर्गेनेल, तो इसका एग्जाम्पल मैं इधर दे रहा हूँ, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। आई थिंक मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ मैं। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। ओके, इतना समझ आया। फिर हम बाद में देखेंगे, इधर हम देख लेते हैं गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। गोल्गी बॉडीज़ को आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग गोल्गी एपैरेटस भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, गोल्गी बॉडीज़ बोल सकते हो, गोल्गी एपैरेटस बोल सकते हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ असुविधा की बात नहीं है। ओके, तो गोल्गी बॉडी जो है वो लाइसोसोम बनाता है, और फर्दर ये जो है ना, ये हमारा प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन भी बनाता है, और ये प्रोटीन जाके ये बनाता है क्या, तो प्रोटीन जाके एंजाइम बनाता है,
प्रोटीन जाके एंजाइम बनाता है और ये इधर सीक्रेट करता है हमारा प्रोटीन, हमारा एंजाइम बनाता है और लिपिड भी सीक्रेट करता है, लिपिड भी सीक्रेट करता है और लिपिड जाके फर्दर एंजाइम्स बनाता है। ओके सॉरी, एंजाइम नहीं, हार्मोन्स बनाता है। ओके तो इतना आप समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ना, थोड़ा सा रुको गाइस, थोड़ा सा देखो इधर समझा रहा हूँ। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ना, ये अपना दो तरीके से होता है। रफ होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक स्मूथ होता है, स्मूथ होता है। जो रफ है ना, इसमें राइबोसोम है और राइबोसोम हमारा पता है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इतना तो पता ही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये जो तो रफ अगर प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये प्रोटीन जाके फर्दर एंजाइम बनाता है, एंजाइम, तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो चीज़ बनाता है, वो है प्रोटीन और एंजाइम। पर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये हमारा, इसमें राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम इज़ एब्सेंट, राइबोसोम इज़ एब्सेंट। तो इधर जाके ये हमारा लिपिड बनाता है और ये लिपिड जाके फर्दर हार्मोन्स बनाता है। तो इसको मैंने थोड़ा आपको डिटेल से समझा दिया। तो हम हमारे फिर से नोट्स के तरीके से जाते हैं, नोट्स में जो लिखा है वही उसी के तरीके से हम चलते हैं। ओके हाँ, तो नोट्स में नेक्स्ट लिखा है द सेल हेल्प इटसेल्फ इन मेंटेनिंग इट्स फंडामेंटल ड्यूटी टर्जर एंड रिजिड एंड शेप साइज एंड इक्विलिब्रियम एंड समटाइम्स वर्क एक्टिवली। सो इधर मैंने लिखा है कुछ वर्ड आप फोकस कर सकते हो। मेंटेनिंग मैं इधर लिख सकता हूँ, सेल हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट्स फंडामेंटल ड्यूटी। ये टर्जर भी प्रोवाइड करता है, एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। तो टर्जर क्या है, रिजिडिटी क्या है, इसको हम अभी देखते हैं। देखो टर्जर और रिजिडिटी एंड ये हमारा शेप एंड साइज से भी चेंज कर सकता है खुद। तो आपने सुना होगा एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर। सो एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर में स्केलेटन, सो इसके अंदर बहुत सारे एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर है, जैसे कि मेसोजोम ये बेसिकली हमारा इसमें होता है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक भी मेनली क्या होता है, बैक्टीरियल सेल होता है। तो ये मेनली बैक्टीरियल सेल में होता है मेसोजोम, जो कि मेसोजोम फर्दर ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे, पर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इसके वजह से इधर होता है मेसोजोम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही काम करता है। ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बट नॉट फ्रॉम एटीपी। ओके तो अलग से वो बनाता है एनर्जी, हम उसको हायर क्लासेस में देखेंगे वो एनर्जी कैसे सिंथेसिस करता है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे पहले। और जो लाइसोजोम है ना, वो एक आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट मतलब क्या है, वो एक आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब उसको साइंटिस्ट लोगों ने ना इमेजिन किया है, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है, मतलब उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है मेसोजोम में, तो बाद में वो देखेंगे हम। पर उससे पहले हम देख सकते हो एक्सोस्केलेटन ये हमारा शेप साइज डिसाइड करता है। और टर्जरिटी और रिजिडिटी क्या होता है, देखो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर। तो इतना आप याद रख लो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, जो प्रेशर वाटर से एक्सर्टेड होता है। मैं इधर सुंदर से लिख देता हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में आप समझ लिए। तो ये क्या है, ये टर्जर प्रोवाइड करता है। टर्जर मतलब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ये प्रिवेंट करता है, मतलब सेल होते हैं ना, देखो सेल, ये एक सेल है,
सेल है। मैंने अभी ऐसा ही बनाया है, मतलब बेसिक्स है, और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं। मैंने इधर तो बेसिक्स एक बना दिया है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो ऐसे ही कुछ सेल दिखता है। ओके, मान लो ये एक सेल है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये देखो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है। मान लो ये सभी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर चले गए, तो सेल क्या होगा? नेक्स्ट फ्रेज हम देखेंगे, सेल में बर्स्ट होना, इतना बड़ा हो जाएगा। इतने बड़ा होने के बाद ये पॉप हो जाएगा। तो इस पॉपिंग से प्रिवेंट होने के लिए ये सेल क्या करता है ना, ये टर्जर देता है। और टर्जर भी कभी कभी देखो सेल वॉल होता है, हम देखेंगे बाद में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट सेल मतलब प्लांट्स में ही पाया जाता है, प्लांट्स में। पर ये जो ना एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे कैसे काम करता है। ये जो है ना बहुत सारा टर्जर प्रोवाइड करता है, टर्जर प्रोवाइड करता है। और टर्जर भी कैसे प्रोवाइड करता है? यही सेल मेम्ब्रेन के कारण से ही। मतलब देखो प्लांट सेल में दो चीज़ होता है। देखो ये मान लो प्लांट सेल मैंने बनाया है, दो चीज़ इधर होता है। देखो दो चीज़ इधर होता है। एक तो हो गया हमारा सेल वॉल, देखो ये हो गया सेल वॉल। ओके, तो इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, देखो। और ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो जब भी वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, देखो इधर वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वाटर का जब मॉलिक्यूल बहुत सारा आएगा, मतलब कुछ अमाउंट का होता है वाटर, वो जा सकता है। कुछ अमाउंट सेल को चाहिए है वो अंदर चला जाएगा, कुछ अमाउंट है वो अंदर चला जाएगा, कुछ है वो चला जाएगा। पर बहुत सारे जब जाने लगेंगे, वो क्या करेंगे? फर्दर उस सेल को पॉप कर देंगे, तो फूट जाएगा सेल। तो वहीं फूटने से बचाने के लिए ये जो है ना अंदर का जो ये पार्ट है, मतलब जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ये फूल जाता है। तो फूलने से क्या होता है, इधर एक प्रेशर जनरेट होता है, यही प्रेशर इधर इसको मतलब जो सेल वॉल को टाइट कर देता है, सेल वॉल को टाइट करने से ये जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाता और इसी से ही टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो रिजिडिटी भी आप समझ गए हो कि वर्ड में ही रिजिड है, उसके वर्ड में ही रिजिड है। रुको गाइज, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, बाद में समझा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, ओके। तो मैंने इधर क्या लिखा था? रिजिडिटी। तो रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी सेल वॉल प्रोवाइड करता है, जिसमें सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन करता है। तो देखो सेल रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करता है? जो सेल का जो बाउंड्री वो बहुत हार्ड होता है, इन कंपेयर टू अंदर का जो पार्ट होता है, जो फ्लूइड, जो पान मसाला होता है, साइटोप्लाज्म जो अंदर का पान मसाला होता है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनेल से बहते रहते हैं। ओके, तो यही पार्ट। ओके, तो साइटोप्लाज्म में भी दो पार्ट है, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो साइटोप्लाज्म है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे लिविंग स्ट्रक्चर कैसे है। और सेल वॉल पर लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक नॉन लिविंग है, पर सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। फिर कुछ अगर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि आर्किया बैक्टीरिया। देखो सम एग्जाम्पल्स हम इधर लेते हैं, जैसे कि आर्काई बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। और जैसे कि हम ले लेंगे एग्जाम्पल अमोइबा। ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मतलब इनके नाम मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रख लो। ओके, मैं इधर सुंदर से लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हो मेरा हैंड राइटिंग, मतलब देख सकते हो यार, समझ सकते हो। यूनिसेलुलर लिखा है तो अपने हैंड राइटिंग में सुंदर से लिख सकते हो। मैं इधर आपको समझाने के लिए बैठा हूँ ना। तो देखो अमोइबा प्रोटोजोअन सेल, और एक यूनिसेलुलर सेल भी है, बट यूकैरियोटिक है ये, यूकैरियोटिक सेल। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि एवरी प्रोकैरियोटिक सेल इज यूनिसेलुलर।
ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एवरी प्रोकैरियोटिक सेल इज यूनिसेलुलर, ये तो करेक्ट है। जे एवरी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो एक यूनिसेलुलर होता है, ये तो आपको पता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरियल सेल, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। पर ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता, देखो इसको आप नहीं लिख सकते, हमेशा ही नहीं होता, बैक्टीरियल ही नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। पर मोस्टली इस इधर लिखोगे मोस्टली, अगर मैं इधर मोस्टली लिखूंगा तो ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ना मैं इधर मोस्टली बोल रहा हूँ, नॉट ऑल, मोस्टली लिख रहा हूँ, तो ये करेक्ट हो सकता है। देखो, तो ये जो अंदर का पार्ट है ये करेक्ट हो सकता है। पर मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर एवरी यूनिसेलुलर इज प्रोकैरियोटिक, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वैसे ही इसके लिए, वैसे ही ये जो मल्टी सेलुलर के लिए आप वाइस वर्सा कर सकते हो। ओके, ओके, तो ये आप समझ गए आर्किया बैक्टीरिया, अमोइबा। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम ये भी बहुत सारे पूछा, ये भी एक प्रोटोजोआन है। देखो, और एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया प्रोटोजोआन का, प्रोटोजोआन है और यूनिसेलुलर होता है ये। प्रोटोजोआन यूनिसेलुलर कॉजेस नो हार्मफुल डिजीज़, ये जो है ना, ये हार्मफुल डिजीज़ कॉज नहीं करता, नो हार्मफुल डिजीजेस टू ह्यूमन, ये हार्मफुल डिजीज़ नहीं करता ह्यूमंस को। ओके, फिर हम देखेंगे एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका ये क्या है? ये एक प्रोटोजोआन है, प्रोटोजोआन है। बेशक ये एक यूनिसेलुलर है। कॉजेस अमोइबिक डिसेंट्री, ये अमोइबिक डिसेंट्री करता है। ओके, तो ये अमोइबिक डिसेंट्री करता है। तो इतना आप समझ गए। थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा रब करने दो इसको, बाद में हम जाते हैं थोड़ा सा हाँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? व्हाई डू अ ऑर्गेनिज्म नीड सेल? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म, ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने नोट्स में भी लिखा था, मैं जो पोस्ट किया था। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड्स अ सेल? तो देखिए, मैंने आप उधर लिखा था, ऑल द रिएक्शन, जो भी प्रकार के रिएक्शंस होते हैं ऑफ इन द सेल नीड्स अ डेडिकेटेड बैलेंस इन्वायरमेंट। तो वो उनको एक डेडिकेटेड बैलेंस इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि हमारा साइटोप्लाज्म, उसमें एक बेसिक अमाउंट ऑफ आयोन्स होते हैं, ग्लूकोज कंटेंट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। एक बेसिक अमाउंट होता है, जितना चाहिए है। एक ट्रांसपोर्ट, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होने के लिए, बहुत सारे ऐसे सेलुलर एक्टिविटीज़ होने के लिए एक डेडिकेटेड बेसिक अमाउंट ऑफ आयन, ग्लूकोज कंटेंट, लिपिड कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, ग्लाइको जब कार्बोहाइड्रेट ये जो लिपिड के साथ मिल जाता है उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और जब प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये बेसिक अमाउंट में चाहिए है एक जगह पे। तो वो जगह कहाँ है? वो सेल के अंदर है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ओके, सो हम साइंटिस्ट के नाम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाओ। हाँ, तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट मैंने पहले मेंशन किया था रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने एक टर्म दिया था, कॉइन्ड किया था एक टर्म, सेल है। इन्होंने डेड सेल भी डिस्कवर किया था। वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, सॉरी मैं ये बताना भूल गया।
ही इज़ एन इंग्लिश साइंटिस्ट। ओके। तो उन्होंने बेसिकली सेल के एक कॉर्क सेल देखे थे, डेड कॉर्क सेल था एक्चुअली, वो डेड कॉर्क सेल। तो डेड कॉर्क सेल के अंदर देखे जो उनका स्ट्रक्चर जो था वो होलो था, वो स्ट्रक्चर जो था वो होलो था। तो ये स्ट्रक्चर होलो होने के कारण उसको डेड बोली अनाउंस किया गया, डेड बोली अनाउंस किया गया। ओके। तो इसीलिए वो डेड था। तो उसके अंदर सेलुलस से स्ट्रक्चर भी नहीं था, तो वो सब कॉर्क सेल था ना, तो उसके अंदर सेलुलस होना चाहिए कुछ अमाउंट ऑफ, पर नहीं था उसमें। ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मैंने इधर रॉबर्ट हुक का जो ये होता है क्या माइक्रोस्कोप, उसको भी मैंने ड्रॉ किया था और डायग्राम में मेंशन किया था। कुछ इस तरीके से था। आप देख सकते हो मैं इधर बना रहा हूँ, ये फ्लेम है, कुछ इस तरीके से था। ठीक बना रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने मन से एक्चुअली बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इधर। हाँ, शायद कुछ इसी तरीके से था, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। हाँ, कुछ इसी ही तरीके से था। तो ये रेजिबला लगा था इसमें, और ये कंडेंसनर भी लगा था जो कंडेंस करता है। कंडेंसनिंग प्रोसेस तो सुना ही होगा। कंडेंसनिंग प्रोसेस में क्या होता है इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड टू गैस होता है, और ये क्या है, गैस टू लिक्विड है, कंडेंसनिंग। तो ये कंडेंसनर का भी काम भी वही है। ये जो कंडेंसनर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो पार्ट देख रहे हो, हाँ, इसका भी काम वही है। तो आप ध्यान दो, मैं इधर बना रहा हूँ फुल्ली और माइंडफुली। कुछ इसी तरीके से ही था शायद। और इधर से आप देख सकते हो उसको, इधर जो चीज़ प्लेस करा जाएगा। ओके। ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, इसको आप देख सकते हो इसके थ्रू। इधर आप देख सकते हो, इधर ऑब्जर्वर, इस पार्ट में ऑब्जर्वर में इधर आँख एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो इधर एक ऑब्जर्वर देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है। ओके। तो यही कुछ स्ट्रक्चर था, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं रिजर्वर फ्लेम। इसका मतलब सिर्फ प्रिंसिपल पूछा जाता है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, साइंटिस्ट का नेम बताओ, ये कौन सा उन्होंने बुक लिखा था, वही सब पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। और ये लेंस सिस्टम मैंने तो इसके अलावा लिख दिया था मैंने इधर नोट्स में, तो नोट से आप पढ़ सकते हो, समझ रहे हो। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे ही याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रॉबर्ट हुक। आप लिख सकते हो, जो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, इट इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब उसमें 2 लेंस होता है। एक देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप एक होता है, सिंपल में क्या होता है, वो एक लेंस होता है, पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो 2 लेंस होता है। 2 लेंस मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। इधर देखो, मैं स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। जैसे कि ये एक लेंस है, इधर को इसको L1 लेते हैं, L1, और ये L2 है, L2। तो इधर जो रे आता है वो इधर गिरता है। तो ये क्या हो गया, इमेज 1। तो ये इमेज 1, ऑब्जर्वर अगर इधर से देखेगा तो ये इमेज 1 लगेगा, इसको ख़त्म, इमेज 1। अगर मान लो इधर मैं लेंस नहीं बना रहा हूँ, मान लो इधर मैं कुछ लेंस नहीं बना रहा हूँ, तो ऑब्जर्वर ने इधर ही देख दिया मैग्नीफाइड पिक्चर को, तो हो गया, उसने देख लिया, एक ही इमेज को उसने देखा। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और एक लेंस होता है, और ये जो फर्स्ट इमेज है, इस फर्स्ट इमेज को भी वो एनलार्ज कर देता है। मतलब एक तो था छोटा, थोड़ा सा बड़ा किया और बड़ा कर देगा।
तो ये हो गया हमारा इमेज 2। इमेज 2 को अभी ऑब्जर्वर देखेगा पूरा डिटेल्ड वे में, पूरा डिटेल्ड वे में। और इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वोल्टेज हाई होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का भी काम होता है। मैं आपको उसको पढ़ाने टाइम बता दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम होता है, लाइट का काम होता है उधर, लाइट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम होता है। मैं आपको समझा दूंगा उधर। ओके, यूजेस मोर देन वन लेंस। फिर आप देख सकते हो लाइट फ्रॉम द ऑयल लैम्प पासेस टू। मैं जो आप पढ़ा रहा हूँ उसको आप ये करते जाओ, मतलब मेरे नोट्स में उसको सीख करते जाओ। उसको एक ही टाइम में कंबाइन कर दोगे तो मेरा जो लेक्चर और मेरा नोट्स आपके दिमाग में घुस जाएगा ऊपर अच्छे से, और 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% हो जाएगा आपको, अगर आप मेरे चीज़ को अच्छे से समझ रहे हो। कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में भी मेरे को पूछ सकते हो, क्यों ना। इधर तो लाइव स्ट्रीम क्लासेस हो नहीं रहा ना, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। तो आप मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो इसके बारे में। इल्यूमिनेशन द स्पेसिमेन, its magnification पावर भी याद रख लो गाइज, 14 से 42 टाइम्स होता है। 14 से 42 टाइम्स होता है। ओके, तो नेक्स्ट में आप वही सब माइक्रोस्कोप के बारे में ही दिया है। आप खुद भी घर पे पढ़ सकते हो। मैंने जो नोट्स लिखा था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, और इस सब के बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हो। और मैंने इधर स्ट्रक्चर भी एक बना के दिया था, एक मेटल प्लेट था, उसमें उनका जो माइक्रोस्कोप था मेटल फ्लैग था, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो रॉबर्ट हुक थे ना, रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक बुक भी लिखा था, माइक्रोफैगिया एक बुक लिखा था, माइक्रोफोबिया। उसमें आप पढ़ सकते हो वो बुक को, मतलब लिखा था, तो देख लो, ये कि भी इम्पोर्टेंट चीज़ था। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हम देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था अपना न्यूक्लियस। और तो दुजारदिन थे, ये प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किए थे, सॉरी प्रोटोजोआन डिस्कवर किए थे। जो जेई पुरकिंजी, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। ये इन्होंने प्रोटोजोआन किया था, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म किया था। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसको मिला मत देना। प्रोटोजोआन मतलब एक एनिमिलाई ग्रुप का है, वो एक एनिमिलाई ग्रुप का है, उस स्पीसीज़ का है, मतलब मेनली वो एनिमल जैसा फंक्शन करता है। एक प्रोटोजोआन सेल हमेशा एनिमल टाइप होता है, तो उसको एल्यूमिनिया ग्रुप में भी डिस्कवर करते हैं। और प्रोटोप्लाज्म क्या है कि एक लिविंग पार्ट है इन द सेल का एक अंदर में एक लिविंग पार्ट है, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो यही सब साइंटिस्ट के नाम था। और नेक्स्ट में भी था हैक्केल के बारे में, और उससे पहले हैक्केल के बारे में जानने से पहले 2 और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल वेल थियोरी भी दिया था, मैं जो कि अभी बता रहा हूँ। स्लेडन थे। तो स्लेडन हमारे थे बोटनिस्ट थे। ये बोटनिस्ट थे। तो ये मतलब जर्मन के बोटनिस्ट थे। जो स्लेडन साहब थे वो एक बोटनिस्ट थे, फूल पत्ते पेड़ पौधे के
साइंटिस्ट थे, वो बोटनिस्ट थे। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, स्लेडन बोटनिस्ट, स्लेडन बोटनिस्ट। और जो शोहान थे, शोहान ये थे हमारे जोलॉजिस्ट, थे। वो भी कहाँ के, ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश के थे। ओके, तो इन्होंने डिस्कवर किया था अपना, जो स्लेडन साहब ने, उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और इन्होंने कहा था ऑल एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो ये सब उन्होंने कहा था, तो ये सब कंट्रीब्यूट हुआ था हमारा सेल थ्योरी के ऊपर, सेल थ्योरी में ये कंट्रीब्यूट हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जब रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा था, इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है, एवरी सेल इज मेड फ्रॉम और ए डॉटर सेल ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो उसके बाद मैंने हैकेल के बारे में नाम दिया था, तो उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हैकेल, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जो डीएनए है ये एक यूनिट होता है, किसका यूनिट, क्रोमैटिन का यूनिट। क्रोमैटिन कब होता है, एक सेल जब डिवाइड नहीं होता तो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है, पर जो वो डिवाइड होने का सिग्नल पाता है वो क्रोमोजोम में डिवाइड हो जाता है, क्रोमोजोम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो जेनेटिक मटेरियल के पास एक ट्रांसमिटिंग पावर है। क्या ट्रांसमिट करता है, हेरिडिटरी ट्रेट्स। मतलब एक सेल है, उसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी रिच सेल बोल सकते हो, एटीपी रिच सेल है, मतलब वो बहुत सारे एटीपी जनरेट करते हैं। तो उसके बाद में जो और एक सेल उसी में डिवाइड होगा, माइटोसिस। इधर मेयोसिस नहीं होगा, माइटोसिस हम डेफिनेशन लेते हैं इधर। माइटोसिस में अगर डिवाइड होगा तो एग्जैक्टली वही सेल भी इसी के जैसा ही दिखाई देगा, इसी के जैसे ही वो सेल दिखाई देगा, समझ रहे हो, ये भी एटीपी रिच होगा। तो वही चीज़, ये जो क्रोमोजोम है, इसके अंदर जो क्रोमोजोम है, वो क्रोमोजोम, ये जो क्रोमोजोम देख रहे हो, ये क्रोमोजोम इधर डिवाइड हो जाता है सेंट्रोमियर के पास इधर। तो आपको समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे वो सेल डिवीज़न के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, तभी आपको समझा दूंगा। सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल थ्योरी हमारा लास्ट चैप्टर है, फिर मतलब लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वही चैप्टर, मतलब वही पार्ट 1 का हम पार्ट देखेंगे। सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेल थ्योरी में बेसिकली क्या था हमारा, सेल थ्योरी में हमारा स्लेडन साहब ने पहले क्या प्रपोज किया था, ऑल द प्लांट्स आर composed of cells, ऑल द प्लांट्स composed of cells। उसी के साथ चौहान ने क्या बोला था, चौहान ने ये बोला था ऑल द एनिमल्स आर composed of cells। तो इसी ही प्रपोजल, इसी ही चीज़ को, इसी ही हाइपोथेसिस को, इसी ही फैक्ट को उन्होंने मिला देने से क्या हो गया, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल
एनिमल्स एज वेल composed of cells, composed of cells. ओके, समझ आया? ये था हमारा एक पॉइंट देखो ये जनरेट हो गया। एक पॉइंट किसका सेल थ्योरी का, एक पॉइंट किसका सेल थ्योरी का। तो ये एक पॉइंट जनरेट हुआ, तो इसको हम ऐसे स्टार मार्क थोड़ा दे देंगे। हमारा स्टार बनाने का स्टाइल ऐसा ही है। रुको थोड़ा सा अच्छा वाला बनाते हैं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। हाँ, तो ये स्टार मार्क कर लो, ये एक पॉइंट जनरेट हुआ। और एक पॉइंट हमारा रुडोल्फ विर्च्यू ने इसको मॉडिफाई करते हुए दिया। रुडोल्फ वर्च्यू ने इसी ही पॉइंट को मॉडिफाई करते हुआ दिया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? ऑल सेल इज composed is made out of pre-existing cells. So every cell is made up of pre-existing cell. Every cell is made up of pre-existing cell. एवरी सेल इज़ मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को भी स्टार मार्क कर लो। टोटल कितना 2 स्टेटमेंट हुए, और भी आगे है, समझाता हूँ। और एक स्टेटमेंट इधर लिख लो। एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो आपने लिख सकता है। ऑल सेल फंक्शन सेलुलर एक्टिविटीज़ मोस्टली मेटाबॉलिक। All cell functions activities, और मोस्टली एक्टिविटीज़ सेलुलर ये होता है, मोस्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस मोस्टली होता है। ओके, मोस्टली मेटाबॉलिक। तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ, ये भी एक स्टेटमेंट हुआ। और एक स्टेटमेंट हम देखेंगे, और एक स्टेटमेंट देखेंगे। A single cell has the capability for the independent existence भी होता है। ये भी एक पॉइंट हुआ, ये भी स्टार मार्क है। ओके, ऑर्गन्स एक्ट एज द होल रिजल्ट। तो देखो कितना पॉइंट हुआ, 4 हो गया। लास्ट में एक और पॉइंट है, 5 पॉइंट है टोटल, याद रख लो 5 पॉइंट। फंक्शनिंग ऑफ मिलियंस ऑफ cells individually leads to the whole function of a organ of a body, or you can say organ। ये मत लिख देना you can say organ, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये आपके वर्ड में ही लिखना है। ये जो स्टेटमेंट है, फंक्शंस ऑफ द मिलियन सेल, मतलब एक सेल मान लो एटीपी बना रहा है, एक सेल मान लो एटीपी बना रहा है, एपीटी लिख दिया, सॉरी। एक मान लो एटीपी बना रहा है, तो बहुत सारे सेल मिलके एटीपी बनाएंगे, बहुत सारे सेल मिलके एटीपी बनाएंगे। और वो सेल मिलके क्या बनेंगे, उस सेल मिलके एक टिश्यू बनेंगे, वो टिश्यू क्या बनाएंगे, वो टिश्यू जाके हमारा क्या बनाएंगे, वो टिश्यू जाके हमारा लीवर बना सकते हैं, वो टिश्यू जाके हमारा हार्ट भी बना सकता है। हार्ट का स्ट्रक्चर गाइस थोड़ा सा जज मत करना, मेरा थोड़ा सा बेकार है हार्ट स्ट्रक्चर, समझ रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा तो बेकार है गाइस, पर ऐसा ही कुछ होता है शायद। हार्ट बनाता है, कुछ जाके ब्रेन भी बनाता है। ओके, तो ये सब हमारा ऑर्गन्स बनाते हैं, समझ रहे हो।
तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, इसका भी हम अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब कैसे सेल से टिश्यू बनता है और ये सब पार्ट भी हम देखेंगे। हाँ ओके, थोड़ा सा रुको गाइस, रब करने दो। आज हाँ, थोड़ा सा रुको गाइस, वेट करो, वेट। तब तक आप थोड़ा सा इसको समझते जाओ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा अपने माइंड में सिंथेसाइज भी कर लो, थोड़ा समझ लो। ओके, सो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही था। तो मैं थोड़ा सा इधर बाय लिख देता हूँ, अच्छे से थोड़ा बाय वाला लिख देता हूँ। आप चाहें तो इधर वीडियो जा सकते हो स्किप करके, या फिर देख भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर मैं इधर बाय लिखूँगा ही, आज बाय लिखूँगा। सॉरी, फिर से गलती हो गया। तो हाँ, तो ये सिलेक्ट हो गया। बाय गाइस, बाय। मैं इसी में ही लिख देता हूँ, बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना, आज के लिए इतना ही, बाय। और एक चीज़ दे रहा हूँ, आप रिवाइज़ करते रहो। ये जो रिवीजन है ना, ये मतलब लाइफ में बहुत चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए बहुत जो मतलब अगर आप एक स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो तो टेस्ट बहुत सारे दो, मॉक टेस्ट बहुत सारे दो, रिवीजन बहुत सारे करो। सिर्फ मैं पढ़ाने से कुछ नहीं होगा गाइज, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी, समझ रहे हो। तो बाय गाइज, आज के लिए इतना ही, बाय।